ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की अगर जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कल दो तीन चीजें बहुत हम लोगों ने बात की थी, जिसको एक बार फिर से मैं हल्का सा रिवाइज करूंगा और फिर हम लोग थोड़ा इस पे आगे बात करेंगे। कल जो बेसिक डेफिनेशन थी टी एन राव की, जो ह्यूमन रिसोर्स को लेकर तीन बातें बोलते हैं: एक्वायर एंड शार्पन देयर कैपेबिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ देयर जनरल इनेबल कैपेबिलिटीज, एंड डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो इन तीन तीन कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के प्रोसेस को देखा जाता है। मीन्स इट ए प्रोसेस फॉर इनेबलिंग पीपल टू मेक things happen. It deals both the process of the competency development in a people and creation of the condition to help people to apply these competency for their own benefit and for the others also. जब दो चीजें हैं इसमें, एक तो कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट और दूसरा क्रिएशन ऑफ कंडीशंस। अगर हम आपके अंदर काबिलियत हो, आपके अंदर पोटेंशियलिटी हो, बट the institution did not allow you to enhance your capacity, we cannot say that this is the human resource development. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब एक पहला काम कि आपके अंदर वो कॉम्पिटेंसी डेवलप करे, दूसरा चीज उस कॉम्पिटेंसी को फुलफिल करने के लिए प्रॉपर आपको इन्वायरमेंट भी दे। तो ये दोनों ही चीजें जहां होती हैं तो हम बोलते हैं दिस इज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इन दो पॉइंट्स को एकदम दिमाग में थोड़ा रख लीजिएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आखिर चीज होती क्या है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत समय तक आपके दिमाग में आएंगी और आगे जब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स, जब एम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वहां पर ये टर्म बार बार हमारे पास आता है कि what is the basic human resource and how what are the basic indicators of human resource। तीन ऑब्जेक्टिव्स जैसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होते हैं। पहला होता है इक्विटी, दैट इज द रिकॉग्नाइज एवरी एम्प्लॉय एट पर irrespective of caste, creed, religion, language, can create a good environment in an organization। और एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो मेन वर्क है कि वो किसी के पर्सनल चीजों को एट पार होते हुए उसको उसके बियॉन्ड उसकी कैपेबिलिटी को देखे, उसके पोटेंशियल जो उसकी जो क्वालिटीज हैं उसको वो नर्चर करे और उसको इंस्टीट्यूशनल वे में उसको प्रमोट करे और एक अच्छी क्वालिटी वर्क लाइफ उसको प्रोवाइड करे। दूसरा चीज होता है अडॉप्टेबिलिटी, मींस कंटिन्यूअस ट्रेनिंग दैट डेवलप द प्रोफेशनल स्किल ऑफ एम्प्लॉय प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एचआरडी। इमोशनल डेवलपमेंट में कंटिन्यूअस, जैसे कि आप अभी टीचर बन गए, ठीक है, अभी बीएड करने के बाद आप टीचर बने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए जो स्किल आपने अभी सीखी है वो स्किल आपको लाइफ टाइम काम देने वाली है। क्योंकि आज आने आप आपके 10 साल बाद जो सिनेरियो होगा वो कुछ और होगा, टेक्नोलॉजी का नया इंटरवेंशन हो चुका होगा, कुछ चीजें और डेवलप हो चुकी होंगी। एंड एज ए टीचर फॉर द नेक्स्ट डिकेड you have to enhance yourself, you have to update yourself according to the need of that time. So the continuous training, continuous development of the professional skills are required in all time. And third one is the employability. Employability means ability, skill and competency of individual to seek gainful employment anywhere। अगर हम एजुकेशन अपने टीचर एजुकेशन की बात करें, तो अगर आप 4 साल यहाँ पर अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, अपने ग्रेजुएशन के लिए दे रहे हैं और बीएड के लिए दे रहे हैं, इट मीन्स कि वी हैव टू इंश्योर that ability, that skill, that kind of competency in you
we have to enhance that competency, that skill, so that you can be a potential person for your employment. कि आप जब भी किसी एम्प्लॉयर के पास जाएं और वो आपको अपने संस्थान के लिए एक अच्छा एसेट्स माने और आप अपने स्किल के दम पे, अपनी कॉम्पिटेंसी के दम पे वहां पर एब्जॉर्ब हो जाएं। ये एक बहुत तीन चीजें जो जो ये बोली गई हैं, वो एक गुड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए तीन बेसिक नीड्स हैं कि आप बिना किसी भेदभाव के सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, सबको नर्चर करने का, उनको उनके कैरियर प्लानिंग में, उनके प्रमोशन में, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में, उनकी ट्रेनिंग में, उनकी डेवलपमेंट में आप रोल प्ले करें एज ए ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कि उनके प्रोफेशनल स्किल्स को, कंटिन्यूस प्रोफेशनल स्किल्स को इनहेंस करने का प्रॉपर मैकेनिज्म आपके पास होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज द एम्प्लॉयबिलिटी, कि आप, अगर मैं बोलूं कि मैं आई एम डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्स, so that we have to ensure the ability, skill and competency in favor of the individual, in favor of the human, that he or she can be a gainful employment, seek to gainful employment sorry, whether he or she can gain a better employment according to his or her education qualification, his or her competency or skill। ये चीजें एश्योर करना, जब इसको एश्योर करते हैं, तो यहाँ के बाद ये जब एश्योरेंस हो जाती है तीनों पैमाने पे, तब हमारे पास एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होता है। ह्यूमन रिसोर्स के दो तीन चीजें आती हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो पैरामीटर्स होते हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स, दोज आर नोन फॉर द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तीन चीजें होती हैं ह्यूमन रिसोर्स की, चार पांच चीजें जो भी अभी आप देख रहे होंगे, नेचर ऑफ द HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। पहला, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये कैरियर जो स्किल्स की बात की जाती है, जो एबिलिटी की बात की जाती है, वो कहीं पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए बात नहीं की जा रही है। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो आपके उस प्रोसेस में, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एंड सेकंड वन, HRD is concerned with the behavioral knowledge and is well integrated system, means कि आपको हर तरह का, आपके स्किल का स्किल भी दिया जाएगा, आपको कल्चर भी दिया जाएगा, आपके ऑल राउंड डेवलपमेंट का को इंश्योर करने का चीज ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में होगा। ऐसा नहीं कि आपको मैकेनिकली आपको स्किल्ड कर दे, बट फ्रॉम ए पर्सनल बैकग्राउंड और फॉर योर इमोशनल सेक्टर यू विल बिकम द वीक। वो हर तरह से आपको डेवलपमेंट करने का प्रयास होता है जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए अगर आपको एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो उसके लिए आपको फिजिकल कंडीशंस भी आपको अच्छी रखनी पड़ती हैं। आपका जो इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट है उसको भी आपको कंड्यूसिव रखना पड़ता है, ताकि an individual can do a better in his or her organization और एक बेटर क्वालिटी लाइफ। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे में से 18 घंटे इंडिविजुअल से आप काम ले रहे हैं, उसको उसके पर्सनल लाइफ के लिए आप स्पेस नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीजें एक उसके लिए इसको स्टॉप करती है। ये जो बेसिक चीजें मैं दिखाना जा रहा था, आप लोग देखते होंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कि ये बनता है, बेसिक पैरामीटर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है, उसमें तीन चीजें आती हैं: लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सेकेंड वन इज नॉलेज, एंड थर्ड वन इज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मैनी इयर्स ऑफ स्कूलिंग, इसको हम लोग बोले हैं, और GNI। अब ये सब जो चीजें हैं, जो सब हम लोग ग्रॉस इनकम बोल सकते हैं पर कैपिटा, मीन्स हर इंडिविजुअल की, तो ये सब चीजें हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के इंडेक्स के रूप में वर्क करती हैं।
जो हमारी लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स होता है, एजुकेशनल इंडेक्स होता है, जीएनआई इंडेक्स होता है, these three index are combined and make the human development index. आपकी लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कितना आप जीते हैं। जैसे कि इस समय ऑन एन एवरेज जो ह्यूमन एक्सपेक्टेंसी लाइफ है वो 60 ईयर है। इससे पहले के जो लोगों की वो 70 से 80 ईयर थी। मतलब इसका रिवर्स हो रहा है कि जितना हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, हम लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी ही कम होती जा रही है। टेक्नोलॉजी आ रही है, दवाइयां आ रही हैं, जिसमें फिर ये धीरे धीरे फिर ये अपने ग्रोथ पे आ रहा है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है। बट ये चीजें हमें हमेशा दिखती हैं। और फिर आता है यहाँ पर रोल आता है जो सेकंड है, नॉलेज पे, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, हमारा एजुकेशनल इंडिकेटर, जिसके बारे में हम लोग कल भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात की थी, और आज भी हम लोग जो इसमें बात कर रहे हैं वो इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि एजुकेशन का क्या रोल है इस तरह के ह्यूमन रिसोर्स बनाने में। इसीलिए कल एक टर्म और हम लोगों ने बात किया था, वो बात किया था हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल की। तो ह्यूमन कैपिटल को लेकर दो तीन चीजें वो आती हैं हम लोगों के दिमाग में, ये जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं। और ह्यूमन कैपिटल में कल अच्छी दो चीज आप लोगों से बात शेयर की भी गई थी कि ट्रीटिंग ह्यूमन एज ए अनदर रिसोर्स। किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में तीन चीजें काम आती हैं। पहला ह्यूमन कैपिटल, दूसरा फिजिकल कैपिटल, और तीसरा फाइनेंशियल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल आर द नेचुरल रिसोर्सेस, कि किसी भी कंट्री के पास क्या ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिसका वो एक्सप्लॉइट करके उसको प्रोडक्टिव चीजों में यूज कर पाए। तो हमारे हमारे जो फिजिकल रिसोर्स होते हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, दे आर नोन एज द फिजिकल रिसोर्सेस। जो जिस कंट्री में ये फिजिकल रिसोर्सेज जितना अधिक होता है, वो कंट्री उतनी ही डेवलप मानी जाती है। ऑल्दो फाइनेंशियल कैपिटल इज रिक्वायर्ड, उस नेचुरल रिसोर्स को कैसे बेस्ट वे में हम यूटिलाइज कर पाए, इसके लिए हमें फाइनेंस की जरूरत है। हमें फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, हमें उसके लिए प्रॉपर मार्केट तैयार करना पड़ेगा। इट नीड्स फाइनेंस। लेकिन अगर दोनों हो, बट वी हैव नॉट द ह्यूमन कैपिटल, हमारे पास ऐसे लोग नहीं हो, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्स को फाइनेंशियल रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट करना है, फाइनेंसिंग को यूटिलाइज करना है, ये दोनों ही काम कौन करता है? ह्यूमन बीइंग। और अगर ह्यूमन कैपिटल हमारा अच्छा नहीं हो, तो हम इन चीजों को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे, एक सबसे रिच स्टेट अगर नेचुरल रिसोर्स में बोला जाए तो झारखंड। अभी नियर बाई में अगर हम एग्जांपल लें अपने आसपास में, अब वहां पर नेचुरल रिसोर्स तो है, आपका फिजिकल रिसोर्स है, बट वहां पर ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। वहां पर एजुकेशन पे वर्क नहीं किया गया, वहां पर इंडिविजुअल की ट्रेनिंग पे वर्क नहीं किया गया, वहां पर जो कंपेरेटिव स्किल्स हैं, जिन स्किल्स पे काम करके वहां पर आप उनकी फाइनेंसिंग को इम्प्रूव कर सकते थे, उन पे वर्क नहीं किया गया। और इसीलिए अभी भी इतने अच्छे ह्यूमन रिसोर्स होने के बाद भी वहां के लोगों की जो लाइफ है, वो अच्छी लाइफ नहीं बोल सकते उनको हम। या अभी भी वो एज ए स्टेट, झारखंड इज नॉट इन द डेवलपिंग स्टेट, क्योंकि जितना रिसोर्स वहां पर है, उस रिसोर्स को अगर हमारे पास अच्छा ह्यूमन कैपिटल हो, तो हम उसको एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये पोटेंशियलिटी वहां उस स्टेट में है। तो पॉइंट इज दैट
द ह्यूमन कैपिटल इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अब आपकी हैबिट क्या होगी, आपका नॉलेज क्या होगा, आपके पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, these all are come under the umbrella of the human capital, ताकि वो रिसोर्सेस को इकोनॉमिकल वैल्यू में बदल पाए। और इसके लिए जरूरत है कि हमारे जो स्किल्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, या जो हम लोग इन चीजों की बात करते हैं कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स को हम लोग, ह्यूमन कैपिटल को हम लोग डेवलप करेंगे, तो उसके लिए दो तीन चीजें बहुत आती हैं कि हमें स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। हम सब कुछ जान रहे हैं अगर, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। आपको सब जानते हुए लेकिन किसी एक फील्ड का आपको स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, जहां पर आपका स्पेशलाइजेशन, आपकी स्किल दूसरों से एकदम अलग हो। सभी लोग सब काम कर रहे हैं, सभी लोग एक सामान्य टीचिंग कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है अगर कोई जॉब देने वाला होगा तो सबको क्यों 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 जॉब देगा, जब सब में एक ही चीज की पोटेंशियलिटी है तो। बट यू आर एक्सेप्शनली डिफरेंट, योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज एक्सेप्शनली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तब आपको कोई भी एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉयमेंट देगा। अगर आप बायो पढ़ाते हैं, आप लोग साइंस पढ़ाते हैं, अगर वो पढ़ाने में आप लोगों की एक एक्सेप्शनली डिफरेंट आपका एक आइडिया है, आपका अप्रोच है टीचिंग लर्निंग का, एक इनोवेटिव अप्रोच है, तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी वहां पर बढ़ जाती है। तो आपको अपने स्किल को एक इंडिविजुअल ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करने की सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपका स्पेशलाइजेशन हो, एक स्पेशल स्किल डेवलप जरूर हो आपकी, जो आपको दूसरों से डिफर करती हो। सेकेंड वन, एजुकेशन। एक अच्छी शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन कैपिटल को डेवलपमेंट करने में, क्योंकि उसी के अंतर्गत आता है हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग, जो आपको पर्टिकुलर जॉब के लिए, पर्टिकुलर स्किल में डेवलपमेंट करने का काम करती है आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग। और नेक्स्ट इसमें आता है आपकी क्लाइमेट ऑफ क्रिएटिविटी। हमने ट्रेनिंग दे दी, हमने इंडिविजुअल को इंडिविजुअल ने एक पर्टिकुलर स्किल पे अपना डेवलपमेंट कर लिया, बट वी आर नॉट गिविंग द प्रॉपर क्लाइमेट जहां पर वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर पाए। कि आप अगर किसी को बहुत अच्छा एक साइंटिस्ट, उसके पास क्रिएटिविटी है, साइंटिस्ट बनने की उसके पास क्षमता है, लेकिन आप उसको डेली के वर्क में लगा रहे हैं, रूटीन वर्क में लगा रहे हैं, और उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसकी थिंकिंग है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, लेकिन आप एज ए ऑर्गेनाइजेशन, आप एक कॉम्पैक्ट बॉक्स के अंतर्गत आप उस कुएं, मेढे के कुएं जो होता है ना, वो he cannot imagine beyond that well, तो उसकी तरह ना हो। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि आप क्रिएटिव होते हैं, लेकिन आपके आसपास जिनके अंडर आप लोग काम कर रहे होते हैं, दे आर नॉट विजुअलाइजिंग दैट कैपेसिटी दैट यू आर विजुअलाइजिंग। तो ये क्रिएटिव क्लाइमेट करना और एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल को डेवलपमेंट करने के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हिच इज वेरी रिक्वायर्ड, कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा हो। अगर मेरे पास, मैं लैब के लिए बोलूँ मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे कैंसर के बहुत सारे प्रोटीन्स पे काम करने हैं, मुझे वायरसेस पे काम करने हैं, that we need labs, we need good labs, और हमारे पास वो फिजिकल रिसोर्स ही नहीं है। सो फॉर द बेटर ह्यूमन कैपिटल वी नीड फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड लास्ट वन इज द कॉम्पिटिटिवनेस, कि ये चीजें आपकी क्वालिटी को इनहेंस करती हैं। जैसे जो आप लोग देखते हैं ये मोबाइल कंपनियों में,
एक ने रेट कम किया अगर अपना टैरिफ का, तो दूसरा भी तुरंत कम करने लगता है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन है। एक को अगर अगर आपको सरवाइव करना है मार्केट में, यू नीड बेटर स्किल। तो ये कॉम्पिटिटिवनेस क्या करती है? कॉम्पिटिटिवनेस आपको एक अच्छे स्किल के लिए आपको हमेशा मोटिवेट करती है। बहुत सारी कंपनियां, अभी आप लोग देखोगे पिछले 5-7 सालों में बहुत सारी कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां गायब हो गई। those who cannot compete, those who cannot advance themselves, those who cannot skill up their infrastructure, they are become redundant. तो ये एक ह्यूमन कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में दो तीन चीजें बोली जाती हैं, जो हम लोगों को मोटा मोटा दिमाग में रखना चाहिए कि क्या ये चीजें ह्यूमन कैपिटल को लेकर कही गई हैं। जो मेन चीजें आती हैं इसमें, वही आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वो आती है हमारी, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे कल थोड़ी बहुत चर्चा हम लोगों की हुई थी। अ, उस उसी को देखते हैं थोड़ा आगे, अगर हम कुछ बात कर पाए। कि ये राइटअप नहीं है, तो मैं इसका राइटअप एक बार देख लेता हूँ कौन सा है हमारा। दो कल आप लोगों को वो दिए थे मैंने, लास्ट में जो आपके ग्रुप में भेजा था, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, उस पर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। देखा आप लोगों ने उसको? दो आर्टिकल्स हैं। किसी ने नहीं देखा? किसी ने देखा कि नहीं भाई? कोई तो बोलो। नो क्या सर। 36 लोग साइलेंट बैठे हुए हैं? नो सर। ओके, नो आई नो दैट। आप लोगों को अपना आने का प्लानिंग करना होगा। ठीक है, इट्स ओके। तो अ, एक आर्टिकल है जिसको मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और आप लोगों को मैंने ये भेजा भी है, ये आर्टिकल। रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अच्छा आर्टिकल लगा मेरे को ये, और ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके अंडरस्टैंड डेवलप करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये। जैसे कि बेसिक, अगर इसका हम इंट्रोडक्शन ही पढ़े तो इंट्रोडक्शन में ही आपको चीजें थोड़ी थोड़ी याद, वो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग जाएगा कि एजुकेशन का क्या इफेक्ट होता है ग्रोथ पे, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे। तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में तीन चीजें हमने बोली थी। तो बेसिक जो इकोनॉमिक एजुकेशन और जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है किसी नेशन के डेवलपमेंट में या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में, प्रोडक्टिविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और उसके लिए जरूरत है कि हमारे पास एक अच्छी हेल्थ सर्विस हो, हमारी जो रूरल और अर्बन जो जनरेशन है वो स्किल अप हो, उनकी एजुकेशन हो। और देखो यहाँ पर जब हम लोग बोलते हैं ना स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, मीन्स कि सबकी अपनी कैपेसिटी होती है और उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनके ट्रेनिंग होनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि एज ए नेशन अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में जिस तरह की लेबर जो डिविजन्स हैं, उन डिविजन्स के कॉन्टेक्स्ट में हमें स्पेसिफाई स्किल्स की बात की जाती है। जैसे अगर रूरल क्षेत्र में बात करें तो रूरल क्षेत्र के लिए क्या कौन कौन सी स्किल बहुत जरूरी है, जो रूरल इंडिया में वहां के जो लोग हों, वहां का जो वर्क फोर्स हो, उनके लिए जरूरत है। दैट वी नीड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वी नीड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। और हमें उन तरह की मैकेनिज्म जो के लिए लोग चाहिए होंगे, जो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर रिलेटेड जो इक्विपमेंट बनते हों, उस पे उसके लिए उसकी उसकी जो टेक्नोलॉजी हो उसको जानने वाले लोग चाहिए।
जैसे जो आईटीआई होते हैं, आईटीआई का मेन पर्पज क्या था कि इसी तरह के स्किल्ड वर्कफोर्स, रूरल वर्कफोर्स को हम लोग डेवलप कर पाए। ये चीजें आपका जो एजुकेशनल सिस्टम होता है, जो वोकेशनल एजुकेशन जिसकी बात हम लोग करते हैं, अभी जो एनईपी में जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में, उसको इसमें श्योर किया है कि हम लोग क्लास 6 से ही बच्चों को किसी न किसी स्किल में डेवलप करेंगे। मींस वी विल प्रोवाइड देम वोकेशनल एजुकेशन, और वो तभी वहीं से वो वोकेशनल एजुकेशन के शिक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक चंक ऐसा है हमारे पास जो स्किल्ड वर्कफोर्स में नहीं आता है। अगर आप लोग कभी देख पाए इसकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर का अगर हम लोग कभी रिपोर्ट देखें, तो उस रिपोर्ट में इंडिया की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर जो लेबर वर्कफोर्स है और जो उनका स्टेक है, मतलब मीन्स स्किल लेबर का, वो बहुत ही कम है। तो उसके लिए क्या जरूरत है, जब अगर हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो सब चीजें होनी चाहिए ताकि हम स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार कर पाए। कल के दिन अगर आप 4 साल का टीचर प्रोग्राम करने के बाद, if that education system did not develop any kind of skill so that you can become a global teacher, अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे आप लोग खड़े नहीं उतरते हैं 4 साल पढ़ने के बाद, तो ये इस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रह गया आपके लिए। इसका मतलब तभी रह पाएगा कि जब आप यहाँ से 4 साल बाद जब आप लोग निकलें, तो आपके जो स्किल है, जिस कोर्स के लिए आपने एडमिशन लिया है, उस कोर्स की स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाए, ताकि आप जो नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में के साथ आप compete कर पाए। तो ये चीजें डेवलप होना, ये चीजें होना, ये ह्यूमन रिसोर्स, ये एजुकेशन का काम है कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर आपको गाइडेंस के साथ आपको उन चीजों में स्किल अप करती है और आप प्रोडक्टिव होते हैं। तो आपकी प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली नेशंस के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है। फार्मर की बात जैसे की जाती है, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की बात अगर की जाए, तो जो हम लोग ट्रेडिशनल जो हमारे मेथड्स हैं, ठीक है ना, उसकी जगह क्या करते हैं हम लोग, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अगर आप लोग अभी बीच में देखे होंगे, अभी जब बिहार चुनाव हो रहा था, उससे पहले बहुत सारे जो चैनल्स, बहुत सारे जो अल्टरनेटिव मीडिया चैनल थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे फार्मर्स को कैप्चर किया था अपने कैंपेन में, दोज हु आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन फार्मिंग, they use technology in their farming, और एक अल्टरनेट जो होता है ना, जिसको अभी तक हम लोग बोलते हैं कि एग्रीकल्चर इन इंडिया इज ए बिजनेस ऑफ लॉस। किसी भी किसान से बात कर लीजिए, तो अगर हम लोग किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, तो हमेशा घर में हमारे लोग बोलते हैं कि किसानी में फायदा नहीं है। ये चीजें क्यों? क्योंकि हम लोग अभी भी ट्रेडिशनल किसानी पे चल रहे हैं। हमारे पास इस समय खेतों में करने के लिए लेबर नहीं है, लेकिन हमने उसके अकॉर्डिंग अपना जो टेक्नोलॉजी है उसको इंटरवेन नहीं किया कि अगर हमें धान की रुपाई करनी है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना लेबर के भी हम धान की रुपाई कर सके? कोई टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है कि नहीं हमारे पास? फर्टिलाइजर की जरूरत कैसे पड़ेगी अगर हम लोग बायोगैस को यूज करें, या कैसे भी जो भी चीजें अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज करें? ये सब चीजें एजुकेशन का काम है कि वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स जो है हमारे, जो रूरल सेक्टर्स हैं, जो अर्बन सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स को उनकी कैपेसिटी के अनुसार ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए। एंड दिस कैन ओनली द पॉसिबल बाय एजुकेशन। बहुत जगह एजुकेशन को कंपलसरी, जो जैसे कि एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर को स्कूल का इंटीग्रेटेड पार्ट बना दिया गया है कि आपको वो करना ही करना है।
जो अभी लोग भाग रहे हैं स्कूलों से, कृषि से, क्योंकि यंग माइंड जब 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 तक एग्रीकल्चर सेक्टर में आएंगे नहीं, दे विल नॉट दे विल नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। जब हमारी और आपकी जनरेशंस इस सेक्टर में आएंगी, क्योंकि जो पुराने लोग हैं, एक जनरेशन गैप है, दे आर नॉट गोइंग टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स। अगर आप बोलेंगे कल कुछ और पैदावार करने के लिए, नहीं, वो राइस और वीट पे अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो वही प्रोड्यूस करते रहेंगे। जैसे आजकल एक आता है ब्लैक राइस, नाम सुना होगा आप लोगों ने। काला चावल आजकल बहुत अधिक, बहुत सारे रोगों में उसके इलाज में खाया जाता है उसको। अगर हम घर में बात कर लेंगे काला चावल पैदा करना है तो लोग लगेंगे मारने, ये कौन सा नया है। तो ये चीजें कब कोई आएगा। और काले चावल का जो रेट है वो 8,000 रुपये पर कुंटल, अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपीज पर कुंटल का रेट चल रहा है उसका। और जो नॉर्मल राइस का रेट चल रहा है वो 1,800 पर कुंटल। तो ये सब चेंजेस जो आप देखेंगे, ये हम फार्मिंग में, अगर हम जो हमारा रूरल सेक्टर है उसकी अगर हम उसके डेवलपमेंट की बात करें, तो रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरत है कि रूरल सेक्टर के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, आप उनको इनहेंस करने के लिए काम करें। आप गांव में कल जाकर कोई कोई फैक्ट्री, नई नया कोई फैक्ट्री खोल दीजिए, उससे जाकर रूरल डेवलपमेंट नहीं होने जा रहा है। इट विल लीड्स टू द अर्बनाइजेशन ओनली। आप गांव में अच्छा शिक्षा दे दीजिए, लेकिन वहां पर एम्प्लॉयबिलिटी मत दीजिए, तो आप अल्टीमेटली इसका लोड कहां पड़ेगा? शहरों पर। अभी हो क्या रहा है, अभी हम लोग, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हमारे गांव में पढ़ने की सुविधा नहीं है, हम लोग बाहर आकर पढ़ ले रहे हैं। अगर ये पढ़ने के बाद क्या पता एक अच्छे लाइफस्टाइल या अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें अपने गांव में मिल जाए, तो क्या आप अपने गांव पे नहीं रहेंगे? वो यस सब सर, रहेंगे। रहना पसंद करेंगे। क्यों? कोई है जो शहर में रहना पसंद करेगा खाली? बोलो। अगर कल यहां से टीचिंग, एक आप बीएड करने के बाद अगर आपको कल एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए अच्छी सैलरी के साथ, आपके ही गांव के आसपास कोई एक बहुत ही रिनाउंड स्कूल केबीएस खुल जाए, एनबीएस खुल जाए, तो क्या आप वहां पर जॉब आप आराम से कर सकते हैं? यस सर। जो हम लोग इस समय शहरों की तरफ भाग रहे हैं, और सिटीज पे अननेसेसरी प्रेशर पड़ रहा है। मीन्स कि लोग अपने गांव की जमीन बेचकर, गांव का मकान बेचकर शहर में एक फ्लैट बनाना पसंद कर रहे हैं, बस इस चाह में कि वहां पर बेटर सर्विसेज, बेटर हेल्थ सर्विसेज है, बेटर एजुकेशन सर्विसेज है। सो फॉर द बेटर रूरल डेवलपमेंट और गांव का डेवलपमेंट हम तभी हो पाएगा जब हम वहां पर अच्छी एजुकेशन सर्विसेज दें, अच्छी हेल्थ सर्विसेज दें, और साथ साथ नियर बाई हम उनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी अश्योर करें। और ये सभी चीजें एजुकेशन के थ्रू ही हो सकती हैं। हम टेक्नोलॉजी को ज्यादा इनहेंस करें, चीजों को, जो स्किल वर्कफोर्स की बात करती है, जो स्किल ट्रेनिंग की बात की जाती है, वो हम रूरल बैकग्राउंड पे टेक्नोलॉजी के थ्रू हम स्किल ट्रेनिंग कर पाए, ताकि लोग घर पे रहकर या अपने आसपास रहकर ही वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग को वो ट्रेंड हो पाए। तो ये सब चीजें हमारी क्या होती हैं, ये एजुकेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा पॉइंट आता है एजुकेशन एंड इनकम। ऑब्वियस बात है कि जो हम एक एजुकेशन एजुकेटेड लोग हों और एक अनएजुकेटेड लोग, आई एम नॉट डीलिंग विद द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस की बात नहीं नहीं की जा सकती कि जो बिना पढ़े लोग अमीर हो गए हैं, कितने लोग हैं वो? 1% भी नहीं होंगे। अगर जितने लोग, एक जिनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई है,
मोस्ट ऑफ देम आर द एजुकेटेड वन। उन्होंने अपनी कुछ शिक्षा शिक्षा ग्रहण की है। और जैसे कि क्लास में मैंने टेस्ट कहा था, जितने नंबर ऑफ आवर आपकी स्कूलिंग होती है, जैसे कि आपने बीटेक किया, एमबीए किया, या आपने एमबीबीएस किया, ये ड्यूरेशन, ये जितनी जितनी आपकी स्कूल की ड्यूरेशन होती है, वो आपको अश्योर करते हैं कि आपकी जो इकोनॉमी होगी वो कैसी होगी। तो एजुकेशन जो होता है वो जिनकी लो इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप में हम आराम से इसको विजुलाइज कर सकते हैं। अगर अपने गांव में ही देखिए, जहां पर आप लोग जिस हैबिटेट में रहते हैं अपने गांव आसपास में, तो कौन लोग हैं जो हाई इनकम ग्रुप में हैं, कौन लोग हैं जो लो इनकम ग्रुप में हैं। और आप उनकी इनकम का और उसके एजुकेशन का अगर हम देखें, तो हम इसको अश्योर कर सकते हैं कि दोज हु आर इन बेटर वे, दोज हु आर इन those who are educated one, their economical capital is more, you can say they are gaining more in spite of the others. तो ये चीज आपके एजुकेशन इसमें देखो, जो जो आर्टिकल्स हैं इसमें अक्रॉस द स्टेट की बात की गई है। अक्रॉस द स्टेट बहुत जो डेवलपमेंट होते हैं, जो अलग अलग देशों में किस तरह से ये चीजें आई हुई हैं। जो स्कूलिंग की बात की जाती है, स्कूलिंग का जो कोरिलेशन है, या जो जैसे कि हम लोग बोलते हैं इस समय विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, विमेन को वर्क फोर्स में लाने की बात करते हैं, तो वो कहाँ से श्योर हो पाएगा? सिर्फ एजुकेशन से। कि हमें महिलाओं को उन स्किल्स में डेवलप करना पड़ेगा, सो दैट दे कैन बी ए गुड ह्यूमन कैपिटल फॉर ए नेशन। ठीक है, ये एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कॉन्टेक्स्ट में, इनकम के कॉन्टेक्स्ट में। फिर एजुकेशन एंड ट्रेड, जो इन्वेस्टमेंट होता है रिसोर्स को लेकर, जो जो चीजें ट्रेडिंग में आती हैं, तो वो सब चीजें हम एजुकेशन के थ्रू इंश्योर कर सकते हैं। ये सब चीजें हमारी क्या आती हैं? ट्रेड के जो कॉन्सेप्ट में एजुकेशन को हम लोग देखते हैं। तो ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, इसको अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और कभी इसमें प्रॉब्लम होगी तो फिर हम लोग बात करेंगे इस पे कि क्या क्या चीजें और हैं इसमें, इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या और चीजें एश्योर कर सकते हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। और खासकर जब हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बात करते हैं, हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग बात करेंगे, तो क्योंकि जो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अर्बनाइज्ड हैं, वहां पर रूरल सेक्टर बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो इंडिया कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें उल्टी हैं। हम लोग रूरल एरिया में ज्यादा इंडिया में लोग रहते हैं और अर्बन सेक्टर में कम लोग रहते हैं। तो हमें उस रूरल सेक्टर के लिए देखना पड़ेगा कि उस रूरल सेक्टर के लिए हमारे पास क्या क्या मैकेनिज्म हमने डेवलप की हैं, और एजुकेशन का वहां पर क्या रोल आएगा। जब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, या हम लोग जब ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, तो इन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में क्या, अगर हम रूरल सेक्टर की बात करें तो उसमें क्या रोल प्ले होने वाला है, अर्बन सेक्टर की बात करें तब क्या रोल प्ले होने वाला है, इन चीजों को हम इन्हीं कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देख सकते हैं। एक और डॉक्यूमेंट जो मैंने साथ आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसको एक बार किसको नहीं किया था शेयर आप लोगों से ना? शायद नहीं किया था सर। रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच, बेसिकली एजुकेशन को जब हम लोग इसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, एजुकेशन को और इकोनॉमिकल ग्रोथ को, तो एक दो दो तीन अप्रोचेस आती हैं। जिस अप्रोच में एक अप्रोच आता है रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच। ठीक है,
The rate of return approach investment in education are based upon the private rate of returns to individual receiving education. By assuming that the difference in earning in a market economy reflect difference in productivity. That is, the rate of return on investment in education is taken to be effect of education on the output of the country. What does it mean? It means that as a nation, what we are investing in education, it will pay back. शिक्षा में जितना कोई भी नेशन इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वो शिक्षा क्या है, कोई आप आपका जो बेसिक मोटो होता है जो नेशन शिक्षा एजुकेशन को लेकर, दिस इज अ वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आल्सो, क्योंकि वहां के बाद अगर आपने अच्छी शिक्षा पे आपने इन्वेस्ट किया है, आपकी आपका जो इन्वेस्टमेंट आपका बहुत प्रोडक्टिव है, तो आपको इंटरेस्ट के रूप में, आपको उसके रिटर्न के रूप में एक बहुत ही स्किल्डफुल ह्यूमन कैपिटल मिलता है। वो ह्यूमन कैपिटल आपके इकोनॉमिकल ग्रोथ को अश्योर करता है। सो फॉर द बेटर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वी नीड गुड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। जैसे अभी अगर आप लोग एजुकेशन, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों का है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग कुछ सेमेस्टर पढ़ेंगे जहां पर आप जो एजुकेशनल डेवलपमेंट की हिस्ट्री पढ़ेंगे, जहां पर आप लोग देखेंगे कि एजुकेशन सेक्टर में इसकी इंडियन इकोनॉमी की कुल जीडीपी का सिर्फ 3 to 4% ही इन्वेस्टमेंट होता है, which must be about more than 6%, जो 864 तक में ही उसको बोला गया है कि 1964 में कमीशन बैठा था, कोठारी कमीशन, वहां पर बोला गया था कि हमें अपने एजुकेशन का 6% खर्च करना चाहिए, अपने जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। बट वी आर स्टिल इन 2021 वी आर इन्वेस्टिंग ओनली 4% ऑफ आवर जीडीपी। आप रिसर्च में खर्च नहीं करेंगे, आपके पास इनोवेशंस नहीं होंगे। आप हायर एजुकेशन में खर्च नहीं करेंगे, आपके पास फर्टाइल माइंड्स नहीं आएंगे। आप प्राइमरी एजुकेशन पर खर्च नहीं करेंगे तो आपको एक अच्छे सिटीजन्स नहीं मिलेंगे। तो हर चीज में जो एक अप्रोच आती है वो रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच आती है कि आपकी क्वालिटी एजुकेशन, और इसके लिए क्या जरूरत है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिटी आपकी अच्छी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप डिग्री प्रोवाइड करा रहे हो। आप लोग देखते होंगे कि इस समय इंजीनियर्स की इतनी भरमार है कि हर घर में इंजीनियर कोई ना कोई मिल जाएगा। अभी यहां तो पता नहीं, नोएडा एक जगह है दिल्ली के पास, एनसीआर में इसको बोलते हैं। नोएडा गाजियाबाद में करीब 400 से 500 इंजीनियरिंग और एमबीए के कॉलेजेस हैं। इन इन ऑल यूपी, पूरे यूपी में करीब 1.5 से 2 लाख इंजीनियर हर साल निकलते हैं, ग्रेजुएट होते हैं हर साल। 4 कमरे का एक रूम है, वहां इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है। क्या आप सोचते हैं कि जो ये इस यहां से ऐसे इंजीनियर निकल रहे हैं वो अपने नाम में इंजीनियर लगा सकते हैं बस? बट व्हेन यू कंपेयर देम ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर स्किल, तब वहां पर हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि जो अच्छे एजुकेशन में हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, तभी हम एक गारंटेड ह्यूमन कैपिटल की बात कर सकते हैं, अच्छे ह्यूमन कैपिटल की बात कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड इनकम, ऑब्वियस है, वो चीजें हम लोग अपनी बात कर ली है। जितना हम लोग अपने शिक्षा पर खर्च करते हैं, अपनी शिक्षा पर लगाते हैं, वैसे ही हमें रिटर्न मिलता है। और जो बहुत सारी जो इकोनॉमिकल थ्योरीज हैं इस पर करते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा रूप यही है जो एक बार हम लोगों ने क्लासरूम में डिस्कस किया था कि
इस कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन का जो रूप है वो एकदम चेंज हो गया है कि अब अच्छी शिक्षा के लिए आपके पास अच्छे रुपए होने चाहिए। इसका मतलब जो इकोनॉमिकली सोशली सोशली लोअर क्लास में आते हैं, इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में, दे कैन नॉट रिसीव ए गुड एजुकेशन। और जब अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो उनका रेट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में कम होगा। तो जो गरीब है वो गरीब ही होते जाएंगे। जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं, वो क्या करेंगे, नॉर्मल पास कोर्स कर लेंगे, कहीं से बीए कर लेंगे, विच इज नॉट नॉट यूज ऑफ एनी थिंग। और उनकी जो इकोनॉमिकल एक डिग्री लेने के बाद भी उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, दिस इज नॉट गोइंग टू एनीवेयर। तो ये जो हम जो ये दो जो बातें ऊपर की गई हैं, जिसको हम लोग बात कर रहे हैं, कंजम्पशन ऑफ बेनिफिट, सॉरी, ये एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड इनकम, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो द गवर्नमेंट लाइक द गवर्नमेंट इन द डेवलपिंग कंट्री, वहां पर गवर्नमेंट को ये जो एक्सपेंडिचर है वो बेयर करना पड़ेगा टू टू इंश्योर द क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। आप इस ग्राउंड पे लोगों को क्वालिटी एजुकेशन पे बार नहीं कर सकते। दे आर नॉट इन्वेस्टिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन देयर एजुकेशन। इसीलिए हम लोग इसी इसी फिलॉसफी पे बढ़ते हुए ही हम लोग स्कॉलरशिप का प्रोविजंस करते हैं। दोज हु आर मेट्रिकुलस, जो दोज हु आर टैलेंटेड, वी विल bear their economical expenditures। सब रिसर्च में होता है, रिसर्च में जीआरएफ के लिए जो रिसर्च फील्ड में होते हैं उनको फंडिंग मिलती है, 40,000 रुपए पर मंथ, 35,000 40,000 पर मंथ उनको दिया जाता है ताकि आप एक अच्छा रिसर्च करें। और कहीं ना कहीं एजुकेशन जो होता है वो इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को घटाने का काम करता है। हम लोग सोशल कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात कर रहे थे, तो ये चीजें हम लोगों ने वहां पर भी देखी थी कि एजुकेशन का रोल वहां पर उन उन कॉन्टेक्स्ट में क्या था। तो मोर और लेस जो चीजें हैं इसमें, जो आपके सिलेबस का इस यूनिट का पार्ट रही हैं, वो इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। ह्यूमन रिसोर्स पे एजुकेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में, यही सब चीजें आपके एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में। और एजुकेशन, जिसको हम इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, वो यहीं से डिराइव होता है। एक ब्रांच है एजुकेशन की जहां पर हम लोग इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से एजुकेशन को देखते हैं। अगर हम लोग इस समय की बात करें, अगर एज ए जीडीपी में एजुकेशन की रोल की बात करें, तो भारत में जो टेक्निकल एजुकेशन है, जिसको हम लोग जैसे कि जो हमारा ये आप लोग देखते हैं बायजूस और वेदांतु, अन अकेडमी, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है एजुकेशन में, करीब 20 लाख बिलियन का। ये और हमारा जो पूरा एजुकेशन सेक्टर है, दिस दिस इज बिकम द ग्लोबल मार्केट। तो उस लिहाज से भी ये एक बेटर इन्वेस्टमेंट, एक बेटर वे है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का, या एक अच्छा साधन होता है जिसके थ्रू हम नेशन डेवलपमेंट में हम लोग योगदान देते हैं। एजुकेशन का एक योगदान होता है। तो ये सब चीजें इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखने की जरूरत है। जो बहुत सारे अगर आप लोग रिपोर्ट्स पढ़ेंगे
इसमें आप लोग जानेंगे कि जो इस समय जो मार्केट है, एजुकेशन सेक्टर का जो मार्केट है, चाहे वो हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करें या ऑफलाइन ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग की बात करें, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ। तो इन सब चीजों को आप लोगों को एक ऑब्जर्व करना चाहिए, तभी हम इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में सोच पाएंगे, समझ पाएंगे।